हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष पांचाल और डिकोडिंग एसएससी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजीएल 2025 के लिए जो स्ट्रेटजी क्या हो उसको देखेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से हम प्री में 160 जो प्लस है वो स्कोर कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जो बिगिनर है वो हार्ड वर्क करने के बाद भी क्या क्या गलतियां करता है और रिपीटर किस तरीके से स्मार्ट वर्क करके अपना जो सिलेक्शन है वो बार बार लेता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएल प्री 2024 में मेरा जो स्कोर था वो 167 था और मैं 2 टाइम्स एमटीएस सेलेक्टेड भी हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। ये सीजीएल 2022 का स्कोर कार्ड है मेरा और ये सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड है। तो सीजीएल 2022 में मेरा जो रो स्कोर था वो 119 था और सीजीएल 2024 में मेरा जो रो स्कोर है वो 164 था। यानी कि ये लगभग जो डिफरेंस है वो 45 नंबर का डिफरेंस है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतना ज़्यादा डिफरेंस मेरे मार्क्स में कैसे आया, मैंने क्या क्या चीज़ें करी जो मेरे इतना अच्छा स्कोर मैं कर पाया। तो अब मैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सीजीएल 2022 में मेरा इंग्लिश में जो मार्क्स थे वो 29.5 थे, जो बढ़कर कितने हो गए सीजीएल 2024 में 47.5। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में 36 से बढ़कर 39.5, जर्नल अवेयरनेस में 21 से बढ़कर 31 हो गए और रीजनिंग में 32.5 से बढ़कर मेरे 46 नंबर हो गए। तो इतना डिफरेंस आखिरकार आया कैसे? सीजीएल 2022 में मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर बना था वो 133 बना था और सीजीएल 2024 में मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 167 बना। तो मैं आपको ये सारी की चीज़ें बताने वाला हूँ, सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिरकार इतना जो डिफरेंस है मेरे मार्क्स में कैसे आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं तो 2024 की कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए, 2024 में जो जर्नल की कट ऑफ गई थी वो 153, ओबीसी की 146, ईडब्ल्यूएस की 142, एससी की 126 और एसटी की 111। तो किसी भी हालत में सीजीएल 2025 में इससे कम तो कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो यानी आपको इससे ज़्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा, यानी 160 के समथिंग आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट, कितने जो टाइप्स के जो एस्पिरेंट है एसएससी के फील्ड में है। सबसे पहले देखते हैं बिगिनर। बिगिनर वो है जिसको तकरीबन 6 मंथ का तो एक्सपीरियंस है, 6 मंथ का, कम से कम 6 मंथ का तो उसको एक्सपीरियंस है, यानी वो एसएससी के फील्ड में अभी बिल्कुल नया है। दूसरी कैटेगरी है रिपीटर बट नॉट सेलेक्टेड। ये ऐसा बंदा है जिसको कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है और इसने कम से कम 1 या 2 अटेम्प्ट तो दे दिए हैं। यहाँ तक कि ये वो बंदा भी हो सकता है जिसने 3 अटेम्प्ट भी दे दिए हैं। एक ये दूसरी कैटेगरी का बंदा है और एक तीसरी कैटेगरी का बंदा है रिपीटर एंड सेलेक्टेड। ये वो बंदा है जिसको एसएससी अच्छी तरीके से मालूम है और ये एसएससी को अच्छी तरीके से जान गया है कि एसएससी आखिरकार अपने एग्जाम में पूछते क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, और इसको अच्छी तरीके से जो पूरा का पूरा पैटर्न है एसएससी का वो पता है। ये रिपीटर और सेलेक्टेड। तो आज हम रिपीटर की जो अप्रोच होती है उसी को फोकस करके देखेंगे ये सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले हम रिपीटर जो सेलेक्ट हो चुका है और रिपीटर जो सेलेक्ट नहीं हुआ है उनके बारे में डिफरेंस देखेंगे कि आखिरकार डिफरेंस है क्या। देखिए, जो रिपीटर है और वो सेलेक्टेड नहीं है, यानी कि वो एग्जाम 2 या 3 बार दे चुका है लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो रिपीटर है और सेलेक्टेड भी है, यानी वो भी एग्जाम 3-4 बार दे चुका है लेकिन वो सिलेक्शन अपने लगभग हर बार ले चुका है। तो डिफरेंस देखेंगे क्या क्या मेन जो डिफरेंस है इन दोनों में है। देखिए, जो सिलेक्टेड नहीं है और वो रिपीटर है, वो पहली बात तो कंसिस्टेंट है नहीं। उसके अलावा वो 6 से 8 घंटे पढ़ता तो है लेकिन वो इफेक्टिवली स्टडी नहीं करता है। वो क्या करता है, वीक में केवल 1 या 2 मॉक देता है और यही सबसे बड़ी उसकी ब्लंडर है। एनालिसिस वो ठीक ढंग से करता नहीं है, पैटर्न उसको एसएससी का मालूम नहीं है, यानी कि वो मॉक तो देगा
एनालिसिस नहीं करेगा, जिसके कारण उसको पैटर्न जो है, जो एक्चुअल पैटर्न है, उससे वो बिखर जाता है, उसको नहीं पता लगता। रिवीजन वो कम करता है, ये उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है। वो ज़्यादा बुक्स के चक्कर में रहेगा, रिवीजन करेगा नहीं, और वो ट्रैप में फंस जाता है, यानी वो लूप में फंस जाता है और स्टक हो जाते हैं उसके मार्क्स। मार्क्स भी बिल्कुल उसके इंक्रीज नहीं होते, लगभग 140 के आसपास ही उसके मार्क्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। उसके बाद जो मेन चीजें हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड तो है नहीं, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि वो ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है। उसको प्रोसेस से कुछ मतलब नहीं है, वो चाहता है कि मेरा रिजल्ट एक ही दिन में हो जाए। और दूसरा जो रिपीटर है और सेलेक्टेड है, उसकी क्या अप्रोच है उसको भी देखेंगे। देखिए, ये 8 घंटे जॉब करता है, उसके बाद भी ये कंसिस्टेंट है अपनी पढ़ाई में, और ये 4-5 घंटे पढ़ेगा, और इसको टाइम भी इतना ही मिलता है 4-5 घंटे पढ़ने का, लेकिन फिर भी ये उसमें भी इफेक्टिवली स्टडी करता है और अपना सिलेक्शन दोबारा ले जाता है। उसके बाद इसकी सबसे अच्छी बात यह है रिपीटर की, कि ये डेली एक मॉक देता है। एक मॉक देने से क्या होगा, इसका फ्लो जो है वो बना रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी फ्लो का ही गेम है, तो फ्लो के अकॉर्डिंग ये एक मॉक जो है वो देता है ताकि इसका फ्लो बना रहे। उसके बाद ये प्रॉपर एनालिसिस करता है, बहुत अच्छी तरीके से करता है। एसएससी का पैटर्न इसको ढंग से पता है कि एसएससी आखिरकार पूछेगा क्या, क्या पूछने वाला है एसएससी। ये प्रॉपर रिवीजन करता है, टाइम टू टाइम रिवीजन करता है। इसको लूप का मीनिंग पता है। इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इसको लूप का मीनिंग पता है, इसको पता है कि स्टक हो गया एक जगह तो क्या होगा। और एसएससी की लूप, इसको ये भी पता है कि लूप में फंस गया तो इसके कई साल जो है वो बर्बाद हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये केवल प्रोसेस पर फोकस करता है, रिजल्ट पर फोकस नहीं करता। इसको पता है कि अगर प्रोसेस मैंने अच्छी तरीके से करा तो मेरा रिजल्ट भी हो ही जाएगा। देखिए, अब हम बिल्कुल रिपीटर्स की अप्रोच करते हैं। रिपीटर्स आखिरकार करता क्या है, तो रिपीटर जो है वो एक मॉक डेली देता है। एक मॉक डेली, एक मॉक डेली देगा, तो एक मॉक डेली देने से क्या होगा, उसका जो फ्लो है वो बना रहेगा, यानी उसकी जो स्पीड है वो अच्छी खासी बनी रहेगी। उसको एग्जाम में टाइम की कमी तो पड़ने वाली नहीं है। उसके बाद ये मॉक देगा, उसकी स्पीड बनेगी, फ्लो उसका बना रहेगा। उसके बाद ये उसी मॉक का करेगा एनालाइज, बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करेगा। इतना अच्छी तरीके से एनालिसिस करेगा कि इसको पैटर्न पता लग जाएगा। मतलब एनालिसिस ऐसा करेगा कि इसको पता लग जाएगा कि जैसे किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, एसएससी में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस एनालिसिस को करे बिना तो कोई कुछ जान ही नहीं सकता। अब ये मॉक जो देगा उसका एनालिसिस करेगा। एनालिसिस कैसे, कि जैसे कि इसका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इस क्वेश्चन में क्यों टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। इस तरीके से पूरा का पूरा एनालिसिस करेगा। और जैसे ही एनालिसिस करेगा तो इसको पैटर्न आ जाएगा पकड़ में, यानी एसएससी किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है पैटर्न को पकड़ना। अगर ये पैटर्न पकड़ गया तो इसको पता लग जाएंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछ रही है। देखो, अभी तक क्या करा, उसने मॉक दिया, उसका फ्लो बना, फ्लो के बाद उसने एनालिसिस करा ढंग से, एनालिसिस के बाद उसको पैटर्न पता लग गया। यहाँ से पैटर्न पता लगा तो उसको यहाँ से पता लग गया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि किस किस टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। देखिए, अब ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना, उसको पता है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 abc पर एक क्वेश्चन आएगा। तो ये उसको कैसे पता लगा, उसने पैटर्न पकड़ा और उसको पता लगा कि ये क्वेश्चन आएगा। उसको पता है कि फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन आएगा। उसको पता है कि चुनाव वाला एक क्वेश्चन आएगा, इलेक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा। उसको पता है कि डिसऑनेस्ट डीलर का एक क्वेश्चन आएगा। उसको पता है कि रेस का एक क्वेश्चन आएगा। उसको पता है कि चोर पुलिस का एक क्वेश्चन आएगा। उसको पता है कि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आएगा। उसको पता है कि एंगल फाइंड करने वाला एक क्वेश्चन आएगा। नाव धारा वाला एक क्वेश्चन आएगा। उसको पता है कि जीके में योजनाओं का एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसको पता है कि जनगणना का एक क्वेश्चन आएगा। उसको ये भी पता है कि बुक्स और ऑथर्स का भी एक क्वेश्चन आएगा। बुक्स और ऑथर्स का भी एक क्वेश्चन आएगा। उसको ये भी पता है कि रॉक से यानी पर्वतों से भी एक क्वेश्चन आएगा, एक्ट से एक क्वेश्चन आएगा, और जो दक्षिण भारत के राजवंश है उससे भी एक क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन आएगा। ये सारी चीजें उसको पता लग गई। क्यों पता लग गई, क्योंकि उसने एसएससी का पैटर्न पकड़ लिया। और जैसे ही उसने एसएससी का पैटर्न पकड़ा, उसको ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन धीरे 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 पता लगने लग गए।
और ये जब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पकड़ते हैं, उसको समझ में आ गए कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसकी सारी समस्या लगभग हल हो गई। उसको पता है कि उसने इतने मॉक दिए, उसकी स्पीड बनी, एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करा, उसको पैटर्न समझ में आ गया और उसको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गए। उसको पता है कि प्लांट किंगडम का एक क्वेश्चन आना है। उसको पता है कि एनिमल किंगडम का एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। उसको पता है कि नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन आएगा। उसको पता है कि जीडीपी से एक क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ तक जब तक वो पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझ जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चालू करता है। शॉर्ट नोट्स वो जैसे ही बनाता है, वो एसएससी के लूप से लगभग बाहर निकलने की तरफ मूव हो जाता है। अब उसको पता लग गया कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पर -3 ABC पर एक क्वेश्चन आने वाला है। तो वो क्या करेगा, जितने फॉर्मूले हैं उनके सबके शॉर्ट नोट्स बना लेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मूक में बार बार चीजें रिपीट हो रही है, उनका शॉर्ट नोट्स बना लेगा। जो डिजीज के जितने भी क्वेश्चन है, उसको पता है कि एक क्वेश्चन आएगा तो वो सारे डिजीज लिखेगा और उनको शॉर्ट नोट्स में लिख देगा। तो इन सब चीजों को करने के बाद जब वो अपने शॉर्ट नोट्स बनाता है, तो वो इस लूप की, जो एसएससी की लूप है, इससे बाहर निकलने की पूरी तैयारी में हो जाता है। तो ये सारी चीजें उसको पता लग जाती हैं जब वो रेगुलर मूक देता है। तो अब वो क्या करता है, धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स बनाता है। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब है कि वो एक छोटी सी कॉपी बनाता है, या हर सब्जेक्ट की वो अलग अलग छोटी सी कॉपी बनाता है और उसी कॉपी का कम से कम 20 से 30 बार वो रिवीजन कर देता है। क्योंकि पता है कि जो सारा का सारा क्वेश्चन आएगा वो उसी से आएगा। लगभग तकरीबन 70 से 80% जो पेपर है वो उसी छोटी सी कॉपी से आएगा, यानी वो 4 जो छोटी छोटी कॉपी बनाएगा हर सब्जेक्ट की, उसी से आएगा। उसको पता है कि कैलेंडर पर एक क्वेश्चन आएगा, तो वो कैलेंडर की जितनी ट्रिक्स हैं वो शॉर्ट नोट्स में लिख लेता है। उसको पता है कि डिसोनेस्ट डीलर का एक क्वेश्चन आएगा, तो डिसोनेस्ट डीलर के जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, उसके जो यूनिवर्सल मेथड है, उस शॉर्ट नोट्स में लिख लेता है। उसको पता है कि जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनसे एक क्वेश्चन आएगा, तो वो उनको जो है वो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में लिख लेता है। उसको पता है कि प्रेसिडेंट से और वाइस प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो वो इनको भी उस छोटी सी कॉपी में लिख लेता है। तो लगभग लगभग उसका जो सारा काम है, जब वो शॉर्ट नोट्स रेडी करता है तो उसका तैयार हो जाता है। अब उसको पता है कि वो 8 घंटे जॉब भी कर रहा है, 8 घंटे जॉब भी करता है, फिर भी वो बार बार सिलेक्शन ले रहा है। तो उसका मेन रीजन है उसके शॉर्ट नोट्स। क्योंकि उसको इतना समझ में आ गया मॉक लगाने से, एनालिसिस करने से, पैटर्न को फॉलो करने से, कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो शॉर्ट नोट्स हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहेंगे, मॉक भी लगाते रहेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। अब रिपीटर क्या करेगा कि उसको टाइम भी प्रॉपर नहीं मिल रहा, वो पढ़ता भी कम है लेकिन फिर भी सिलेक्शन ले रहा है, तो उसका मेन रीज़न ही उसका शॉर्ट नोट्स है। अब देखिए, मैं अब आपको अपने बारे में बताता हूँ कि अगर मैं 2 महीने 3 महीने भी ना पढूं और लास्ट में आकर केवल एग्जाम से 20 दिन पहले 30 दिन पहले अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके चला जाऊं, तो एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर मैं कर पाऊंगा। लगभग 160 के समथिंग स्कोर दोबारा कर दूंगा मैं। देखो, जो इस प्रोसेस को नहीं समझा, वो एसएससी के लूप में फंस जाएगा और 2 बार 3 बार या 4 बार उसको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो इस प्रोसेस को समझ गया, वो एसएससी के लूप से ही बाहर हो जाएगा और उसका जो सिलेक्शन होना फिर तय है। क्योंकि उसको एसएससी की नस नस पता लग गई कि आखिरकार एसएससी में होगा क्या, एसएससी में आएगा क्या, एसएससी में होने क्या वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें उसको पता लग गई। देखो, अब मान लो किसी का पेपर, जैसे मैं सपोज करता हूं किसी का पेपर 20 तारीख को है और जो रिपीटर है उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, 1 से लेकर 20 तारीख के बीच मॉक्स लगातार देगा और अपने जो शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज करेगा बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि वो इतनी चीजें समझ गया है कि 80% जो पेपर है, 70 से 80% पेपर इन्हीं शॉर्ट नोट्स में से आने वाला है। अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ लेकिन उसको फिर भी पता लग गया कि आखिरकार एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, एग्जामिनर पूछने क्या वाला है, एग्जामिनर की अप्रोच क्या होगी एग्जाम में। तो उसको वो कैसे पता लगा, उसको वो शॉर्ट नोट से पता लगा। उसने इतनी मेहनत करी मॉक पर कि उसको पैटर्न पता लग गया, एनालिसिस करा, तो उसको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता लग गए। जैसे ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता लग गए, उसका सारा का सारा काम लगभग फिनिश होने वाला है।
जिसका पेपर मान लो 20 तारीख को है, तो 1 से 20 तारीख के बीच वो क्या करेगा, शॉर्ट नोट्स को इतनी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेगा कि सारी चीजें उसकी टिप्स पे हो जाएं। अब एग्जाम हुआ भी नहीं है और उसके माइंड में लगभग 70 से 80% पेपर, उसके माइंड में 70 से 80% पेपर बन चुका है कि आखिरकार मैं एग्जाम में बैठूंगा तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। तो ये है एक्चुअल में रिपीटर की अप्रोच, यानी एग्जाम के होने से पहले ही 70 से 80% पेपर उसके दिमाग में बना पड़ा है रिपीटर के। उसको पता है कि ये आने वाला है, उसको पता है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको पता है कि एक क्वेश्चन रेस का आएगा तो 100% आएगा, उसको पता है कि डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, उसको पता है कि वोकैब किस तरह की आएगी, उसको दूसरी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। यानी सिलेक्शन से पहले ही, एग्जाम से पहले ही उसके दिमाग में 70 से 80% जो पेपर है हूबहू वो छप जाता है, बन जाता है। इसी कारण उसके अच्छे से अच्छे जो मार्क्स है वो एग्जाम में आ पाते हैं। तो ये थी लूप, और जो इसको समझ गया उसका सिलेक्शन तो पक्का है, जो नहीं समझा वो 2 साल बर्बाद करेगा, 3 साल बर्बाद करेगा, तब जाकर उसको ये चीजें समझ में आएंगी। अगर आप बिगिनर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इस चैनल से मिलने वाला है अगर आप खास तौर पर बिगिनर हो। देखिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें भूल गया था। देखिए कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जो काम तो यही करते हैं रिपीटर वाले, कि वो मतलब ढंग से पढ़ेंगे, मॉक भी एनालिसिस करेंगे, उनको पैटर्न भी अच्छी तरीके से पता है, उनको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी पता है, लेकिन फिर भी वो हर बार कुछ नंबर से 5 या 10 नंबर से या लगभग 15 नंबर से रह जा रहे हैं। तो ये मैं उनको बहुत लक्की मानता हूँ कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में वही रैंक मेकर बनेंगे और उनकी ही रैंक आने वाली है। तो बिल्कुल जी जान से लग जाओ। इस तरीके के बंदे जो मतलब हर बार 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से या रह जा रहे हैं, या मतलब लक उनका साथ नहीं दे रहा, तो ऐसे जो भी बंदे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, तो उनका तो ये समझिए कि वो बहुत लकी हैं, क्योंकि वो आने वाले टाइम में यानी सीजीएल 2025 में वही रैंक मेकर बनेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मास्टर स्ट्रेटजी की बात करते हैं सीजीएल 2025 के लिए। देखिए सबसे पहले तो एक चीज, आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो ये मैटर ही नहीं करता। आपको क्या करना है, एक मॉक डेली देना है, क्योंकि आपको पता है एसएससी केवल जो गेम है वो फ्लो का गेम है, और जिसकी जितनी स्पीड और जितने कम टाइम में जो पेपर सोल्व करेगा सिलेक्शन उसका होना है एक्यूरेसी के साथ। अगर जो मॉक नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन होने का नहीं है, चाहे कितना ही अच्छे मास्टर से पढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, सिलेक्शन नहीं होना। नो मॉक नो सिलेक्शन, इसलिए एक मॉक आपको डेली देना है, और एक मॉक डेली देना है आपको, और उसमें नोट करना है आपको सारी चीजें कि मैंने कितनी चीजें गलत करी और क्या करा उसमें। देखिए अब मैंने क्या करा है, मैंने चार्ट बना दी है, और इस चार्ट में लगभग 100 से 110 मॉक आप दे सकते हैं। ये इस टेबल मैंने बना दी है, यहाँ पर मॉक लिखेंगे, यहाँ पर जीके के मार्क्स लिखेंगे, यहाँ इंग्लिश के मार्क्स लिखेंगे, या रीजनिंग के मार्क्स, या मैथ्स के मार्क्स, और यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके कितने हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको परसेंटाइल भी लिखनी है। परसेंटाइल के बाद आप अपनी रैंक भी यहाँ पर लिखेंगे, और आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने रोंग अटेम्प्ट भी लिखेंगे, क्योंकि आपकी सिली मिस्टेक होती है तो आप अपने रोंग अटेम्प्ट को काउंट नहीं करते हैं, और सिली मिस्टेक्स के कारण आप या तो कुछ मार्क्स से प्री बच्चों का निकल नहीं पाता या फिर वो रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रोंग अटेम्प्ट भी लिखने हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप जैसे वीडियो के जाएंगे, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम जो है वो लिंक मिलेगा। टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको तकरीबन बहुत सारे अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, और इसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर लिखिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, सारी चीज़ें लिखिए। और प्री से पहले तकरीबन 100 से 125 मॉक्स आपको दे देने हैं, और ये जो पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब सबसे पहले देखते हैं हम मैथ्स की स्ट्रेटजी। आखिरकार हमें मैथ की स्ट्रेटजी में करना क्या है। देखिए अब मैं आपको सीजीएल 2022, 2023, 2024 तीनों में दिखा देता हूँ कि किस किस चैप्टर का वेटेज है वो कितना है। देखिए डीआई ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके, ट्रिग्नोमेट्री के 2, एलजेब्रा के 3, एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एसआई और सीआई से 1 क्वेश्चन,
मेंसुरेशन से 2, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, बोट और रेस से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, एलिगेशन और मिक्सर से 1 क्वेश्चन, ट्रेन से लगभग कोई नहीं, एजिस से कोई नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस से कोई नहीं, ज्योमेट्री से लगभग 2 क्वेश्चन और टोटल 25 क्वेश्चन। तो ये वेटेज था और ये पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग वेटेज था, यानी एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर शिफ्ट, यानी पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या जो एवरेज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पिनेकल की PYQ बुक उठाकर लानी है। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि लाइब्रेरी में जो बच्चे हैं उनकी आप PYQ बुक लें और उसको सोल्व करें, और ये बुक आपको कम से कम 2 बार तो सोल्व करनी है, यानी इसके क्वेश्चन तो आपकी टिप्स पर होने चाहिए, और क्वेश्चन का पता लगते ही आपका जो पेन है वो तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए और काम करना चाहिए। उसके बाद इसमें बुक को लाकर आपको पैटर्न पकड़ने की कोशिश करनी है कि आखिरकार SSC किस टाइप के पैटर्न पूछ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मैंने बताया A क्यूब B क्यूब C क्यूब माइनस 3ABC, इस पर क्वेश्चन आया है, आएगा। एंगल फाइंड करने वाले पर क्वेश्चन आया है, आएगा। सिमिलरिटी SSC हर साल पूछता है, हर बार पूछ रहा है, पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा। डिसऑनेस्ट डीलर पर एक क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा। चोर पुलिस पर एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आएगा। उसके बाद नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी 7, 11, 13, इस पर एक क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा। तो ये जो पैटर्न है आपको पकड़ने की कोशिश करनी है। उसके अलावा जितने भी फॉर्मूलाज हैं और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको नोट डाउन करने हैं। एक छोटी सी कॉपी बनाइए और उसमें नोट डाउन कीजिए, और जितने फॉर्मूलाज हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स बनाइए या शॉर्ट कॉपी बनाइए, ताकि एग्जाम में जाने से पहले या मॉक लगाने से पहले उसका वार्म अप किया जा सके, उसको अच्छे से लर्न किया जा सके। और ये चीज़ें आपकी टिप्स पर होंगी तो जब ही आपका बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को ढंग से डील कर पाएंगे। देखो, इसके अलावा मॉक से अलग आप एक मॉक तो देंगे, उस मॉक से अलग आपको क्या करने हैं, 60 क्वेश्चन मैथ के डेली आपको लगाने हैं। किस बुक से? इस पिनेकल की बुक से। उसके अलावा क्या करना है, अलग से 25-25 क्वेश्चन के 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। आप टेक्स्ट बुक पर जाइए और 25-25 क्वेश्चन के 2 सेक्शनल मॉक्स PYQ लगाइए। कोई से भी CGL 2024 के, 23 के, 22 के, जिसके भी लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन 2 सेक्शनल मॉक्स 25-25 क्वेश्चन के लगाओ। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या करना है, डेली जो आपको मॉक में पूछे गए फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले का रिवीजन करना है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी आपके एग्जाम में यानी मॉक में आपको फॉर्मूले हिट कर रहे हैं वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। उनकी शॉर्ट कॉपी बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, उनको आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, और इस तरीके से लर्न करना है ताकि वो आपके टिप्स पर हो जाएं। और एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपको फॉर्मूला ही भूल गए, तो वो नहीं होना चाहिए, तो टिप्स पर होने चाहिए ये सारी चीजें। और जो चीज मॉक में बार बार हिट कर रही है, मैं दोबारा बताता हूँ, उसको एक कॉपी में लिख लो, क्योंकि वही एग्जाम में पूछी जानी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके अलावा बार बार रिपीट होने वाली कैलकुलेशन भी टिप्स पर होनी चाहिए। क्या, जैसे मान लो कोई स्क्वायर है, कोई क्यूब है, वो बार बार पूछे जा रहा है, तो उसको आपको रट लेना है, वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। जो बार बार पूछे जाने वाले टेबल हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से बदला जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज पर किस तरीके से बदला जाता है, ये तो लगभग हर आप मॉक दोगे आपको पता लग जाएगा कि जो परसेंटेज वाली वैल्यू हैं उनका फ्रैक्शन तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी टिप्स पर होंगी, जब ये बेनिफिट होगा आपको कुछ ना कुछ। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको क्या करनी है, एक तो देखो 5 किलो रद्दी वाले जो पेपर है उसको लेकर आने हैं, और उसके अलावा पेन का डिब्बा। और फिर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। उन 5 किलो रद्दी वाले पेपर को लिख लिख कर प्रैक्टिस कर 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 भर दो। हम देखते हैं कि आपका मार्क्स कैसे नहीं बढ़ते। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप जरूर करना है। जो फॉर्मूलेज हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका वार्म अप कीजिए, क्योंकि वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं
जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये नए जो जितने भी चैप्टर ऐड हुए हैं उनको क्या करना है, आपको प्री से पहले ही कंप्लीट कर लेना है। क्यों कर लेना है? ताकि मेंस में आपको कोई भी प्रेशर ना हो और आप आसानी से मेंस में ये सारी चीजें कर पाएं। ठीक है, तो ये थी मैथ की स्ट्रेटजी कि मैथ में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है भूतेश सर, भूतेश सर, E1 कोचिंग सेंटर वाले भूतेश सर। जो भी डाउट हैं, जैसे मान लो परसेंटेज आपको कुछ नहीं आ रहा तो उनकी यूट्यूब पर सर्च कीजिए भूतेश सर, तो उनकी लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी परसेंटेज की, उसको देखिए। उसको देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भूतेश सर के अलावा मैं मैथ के लिए आपको कोई भी टीचर सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भूतेश सर एकदम जेन्युइन टीचर हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भूतेश सर से बढ़िया कोई टीचर आपके लिए नहीं होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश की स्ट्रेटजी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने CGL 2022 का प्री दिया था तो उस टाइम मेरे इंग्लिश में मार्क्स 29.5 थे और CGL 2024 में मेरे मार्क्स 47.5 हैं। तो आप देखिए कितना डिफरेंस आ गया। इसके अलावा MTS 2024 में मेरे मार्क्स 75 आउट ऑफ 75 हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हम पोर्शन देख लेते हैं कि आखिरकार एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है और किस किस चीज का वेटेज जो है वो कितना है। देखिए, वन वर्ड से 2 क्वेश्चन, ईडियम से 2 क्वेश्चन, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन, फिलअप से 2 क्वेश्चन, एरर के भी 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2, एक्टिव पैसिव 2, नरेशन CGL 2024 में पूछा नहीं गया था लेकिन आपको ये करना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, पैरा जंबल 2 और क्लोज टेस्ट 5। तो ये वेटेज है CGL 2024 में जो पूछा गया था। देखिए, अब बात करते हैं वोकैब, वोकैब, सेंटेंस इंप्रूव, वोकैब, ग्रामर और ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है इसमें वोकैब का है। तो यानी वोकैब को तो आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है क्योंकि तकरीबन 12 से 14 क्वेश्चन वोकैब के ही आने वाले हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं पूरी डिटेल स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ब्लैक बुक का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। ये ब्लैक बुक जितने भी बच्चे देख रहे हैं और वो ब्लैक बुक से केवल वन लाइनर में लर्न करते हैं, तो मैं कहता हूँ आज ही बंद कर दो उसको। आपको क्या करना है, MCQ में करना है। MCQ का मतलब जहां पर क्वेश्चन लिखा हो और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हों, आपको उस तरीके से करना है, वन लाइनर नहीं पढ़ना। अगर वन लाइनर पढ़ोगे तो एग्जाम में 2 ऑप्शन आपसे एलिमिनेट नहीं होंगे, 2 तो कर लोगे, 2 ऑप्शन आपसे एलिमिनेट नहीं होंगे और आप फंस जाओगे और उस कंडीशन में क्या करोगे, उस क्वेश्चन को ही गलत करके आओगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो भी ब्लैक बुक से बच्चे कर रहे हैं वन लाइनर पढ़ने हैं, वन लाइनर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या करना है, MCQ में करना है और वही करने हैं जिसके नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएं। तो 4 ऑप्शन वाला ही करना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे, 4 ऑप्शन वालों करोगे, तो एग्जाम में आपके जो ऑप्शन है उसको आप अच्छी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो और सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो यही चीजें आपको करनी है एग्जाम में। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो 50 वर्ड हैं वो डेली करने हैं, 50 एंटोनियम्स डेली, 50 वन वर्ड डेली, 50 इडियम्स डेली और 50 स्पेलिंग डेली। ये सारी चीजें आपको डेली करनी है, डेली के डेली। क्योंकि एक टाइम के बाद शुरू में तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद आपकी जब आदत पड़ जाएगी तो आप एक एक दिन में 100 200 ऐसे भी करोगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। देखिए, इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है विनय काक्षा का, तो आप इनके टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये क्या करते हैं, उसमें क्विज अपलोड करते हैं। तो आप इनकी क्विज को भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दिन आपका ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कि एंटोनियम आप नहीं पढ़ना चाह रहे, स्पेलिंग नहीं चाह रहे, इडियम्स नहीं चाह रहे, कुछ भी नहीं चाह रहे, तो आप इनके टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से जो क्विज हैं उनको लगाइए। तो इनसे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इनके क्विज से भी। उसके बाद अब देखते हैं ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर में आपको क्या करना है, वॉल्यूम 1 लानी है और वॉल्यूम 1 लाकर
उसका तकरीबन 5 से 6 बार रिवीजन करना है। 5 से 6 बार उसके रूल्स का, उसकी एक्सरसाइज का जो भी चीज़ें हैं उसको रिवीजन करना है 5 से 6 बार। यानी कि ये वॉल्यूम 1 आपकी टिप्स पर हो जानी चाहिए। जैसे ही टिप्स पर होगी आप एरर अच्छी तरीके से फाइंड कर पाएंगे, यानी ग्रामर के आप मास्टर बन जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो वॉल्यूम 1 जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए, और एग्जाम से पहले इसका पढ़ के जरूर जाना है, इसका रिवीजन पूरा करके जाना है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये ऐप है इंग्लिश ग्रामर टेस्ट एंड बुक। ये कोई लाल राजीव है उनका ऐप है, और ये ऐप इतना जबरदस्त है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो वॉल्यूम 1 की जो भी एक्सरसाइज है ना, वो सारी की सारी एक्सरसाइज इस ऐप में दी गई हैं। यानी ये ऐप इतना खतरनाक ऐप है कि आपको लग ही रहा होगा कि ये कुछ ऐप नहीं है। जो भी वॉल्यूम 1 की एक्सरसाइज है, देखिए जैसे वॉल्यूम 1 में ये चैप्टर है वर्ब बेसिक, टेंस, पैसिव वॉइस, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज, इनका सारा का सारा सॉल्यूशन ये ऐप के रूप में दिया है, यानी क्विज फॉर्मेट में दिया है इस ऐप के अंदर। जैसे टेंस, टेंस में क्या है, वॉल्यूम 1 में 57 क्वेश्चन हैं, तो ये 57 के 57 क्वेश्चन क्विज के रूप में दे दिए हैं, और यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका रूल आप नहीं पढ़ना चाहते या कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, पहली बात तो रूल रटने नहीं है, उनको समझना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रूल कोई भी नहीं रटना है, उनको समझना है, उनका प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि आप जितनी उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो प्रैक्टिस किससे करनी है, प्रैक्टिस इस ऐप से करनी है, और ये ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आपने टेंस पढ़ा, तो टेंस पढ़ा, आप आपने टेंस के रूल पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है, बुक से एक्सरसाइज नहीं लगानी है, इस ऐप पर आ जाओ और यहाँ से लगाओ, क्योंकि ये क्विज फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे यहाँ से। तो आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है, इससे लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। उसके अलावा अब हम बात करें तो एक वीडियो ये है मनीषा बंसल मैम की, ये स्पोर्टिंग एरर वाली, ये लगभग 10 घंटे की वीडियो है, और इसमें जो भी प्रीवियस ईयर हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर कर दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो मान लीजिए कि आपका पूरी की पूरी ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा, और इससे बाहर तो क्वेश्चन कोई भी आने वाला नहीं है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो को एक बार एग्जाम में देखकर जरूर जाएं, क्योंकि क्वेश्चन सीधे के सीधे डायरेक्ट हिट करेंगे यहाँ से। उसके बाद आपको जो फ्रेजल वर्ब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस में फ्रेजल वर्ब के लगभग 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अमन वशिष्ठ सर की ये जो फ्रेजल वर्ब हैं इनको कर लेनी है, ये वीडियो ढंग से कर लेनी है, आपका फ्रेजल वर्ब की जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। तो क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये मेंस के लिहाज से। तो मेंस में तो आपका तकरीबन 2-3 पैसेज आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इंग्लिश माध्यम से एक पैसेज जो है वो डेली पढ़ना है। यदि आप एक पैसेज अभी से डेली पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, आप चीज़ों को समझने लगेंगे कि हाँ आखिरकार कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से होगा। और इसके अलावा जंबल अगर आप मनीषा बंसल मैम से करेंगे तो आपकी जंबल की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। इनकी वीडियो है, आप देख सकते हैं, ये यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियो इनसे मिल जाएगी। और क्लोज टेस्ट, अगर आपने इनकी वीडियो क्लोज टेस्ट की भी देख ली तो ये मान लीजिए आपके जो सारे के सारे डाउट्स हैं वो लगभग क्लियर हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सारी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं ये चीज़ें, तो आप जाइए और सर्च कीजिए। इसके अलावा देखिए जो बार बार रिपीट होने वाले जो रूल्स है ना, ये आपको इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और ये 5 से 10 पेज में ही आपको सारे के सारे जो ग्रामर के जो रूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको क्या करना है, उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में भी यहीं से पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है कि एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, सारे के सारे जितने भी रिपीट होने वाले जो रूल्स हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना है, और लगभग 5 से 10 पेज में उनके शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक सीपीओ का सेक्शनल मॉक्स डेली देना है 50 क्वेश्चन वाला। आप मॉक तो दोगे, आप सीजीएल का मॉक दोगे, इसके अलावा एक फुल मॉक के अलावा आपको क्या करना है, सीपीओ का एक सेक्शनल मॉक देना है, क्योंकि अगर आप सीपीओ का एक सेक्शनल मॉक देंगे
तो आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, आपका फ्लो बन जाएगा, आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाएंगे और आपकी सारी की सारी चीज़ें लगभग तैयार होती जाएंगी और यानी कि आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो जो चीज़ें मैंने बताई है उसके अलावा आपको क्या करना है, एक सीपीयू का जो सेक्शनल मूव है वो देना है। तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी खत्म होती है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग, देखो रीजनिंग में तो कुछ ज़्यादा करने का है नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस 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 करनी है रीजनिंग में। मैं बता देता हूँ वेटेज क्या है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल में, स्लोगिज्म का एक, ये ब्लड रिलेशनशिप, फिगर काउंटिंग, मिसिंग अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सेट, ये अल्फाबेटिकल सीरीज, ओड वन आउट, वर्ड एनोलॉजी, डाइस से क्वेश्चन आया था, मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, नेक्स्ट फिगर वाला, एम्बेडेड फिगर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सीजीएल में पूछे गए थे। देखिए अब आपको करना क्या है रीजनिंग में। रीजनिंग में देखिए सबसे पहले तो आपको एक डेली सेक्शनल मॉक देना है। फुल मॉक के अलावा आपको एक डेली सेक्शनल मॉक देना ही देना है। अलग से 25 क्वेश्चन हर हालत में आपको लगाने ही लगाने हैं। डेली एक सेक्शनल मॉक देना है। इसके अलावा अलग से 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। या तो आप सेक्शनल मॉक दे दीजिए या कोई अलग से 25-30 क्वेश्चन लगा लीजिए। इसके अलावा जो कोडिंग डिकोडिंग है या मतलब जो नंबर सीरीज वगैरह है, नंबर सेट है, ये सारी चीजें, इनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और उन शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, जो सारे के सारे जो लॉजिक हैं वो लिख लेने हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको लॉजिक पता है, आपके दिमाग में हिट कर गया तो आप उस क्वेश्चन को कर देंगे। अगर वो नहीं हिट करा तो चाहे उस क्वेश्चन में आप 60 के 60 मिनट लगा दो पूरे पेपर के, तब भी वो आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो भी लॉजिक हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, नंबर सेट के, नंबर एनालॉजी के, जो भी आपके लॉजिक हैं, उनको आपको 5 से 7 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और सारे के सारे वो लॉजिक लिख लेने हैं। जैसे कि ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए क्यूब, इस तरीके से जो भी है, यहाँ से ए है तो यहाँ पर क्या हो गया ए क्यूब। इस तरीके जो भी लॉजिक हैं आपको सारे के सारे वो लिख लेने हैं, ताकि एग्जाम में आप उनका रिवीजन कर सकें और वार्म अप करके एग्जाम में जा सकें। वरना ये वो चीजें हिट कर गई तो क्वेश्चन होगा, हिट नहीं करी तो कितनी ही जान लगा लो क्वेश्चन नहीं होने वाला। नंबर सेट के सारे लॉजिक आपको लिख लेने हैं शॉर्ट नोट्स में, नंबर एनोलॉजी आपको शॉर्ट नोट्स में लिखनी है। इसके अलावा कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक और रिवर्स कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक आपको शॉर्ट कॉपी में लिख लेनी है। बच्चे क्या करते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन तो कर देंगे लेकिन वो टाइम लगाते हैं और एग्जाम में वो भूल जाते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा इस दिन कौन सा जो है वो दिन होगा, इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो क्वेश्चन तो उनको आता है लेकिन वो एग्जाम में बन नहीं पाता। तो ये सारी चीजें, ये ट्रिक आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेनी है, ताकि आप एग्जाम में जब भी जाएं इनका अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो, हिट आपके दिमाग में कर जाए। इसी तरीके से देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के जितने भी लॉजिक हैं आपको सारे शॉर्ट नोट्स में लिख लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में यही लॉजिक बार बार रिपीट हो रहे हैं एसएससी में। देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है नेक्स्ट फिगर वाला, इसमें दूसरी से जो 5वें का लॉजिक होता है वो लगता है। ये जो सारे के सारे जो लॉजिक हैं वही आपको यहाँ पर कर लेने हैं कि क्या क्या चीजें इसमें करनी है और क्या क्या नहीं करनी। तो ये लॉजिक आपको लिख लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अलावा इस तरह के जो क्वेश्चन नंबर एनालॉजी पे, इनमें लॉजिक किस तरीके का लग रहा है, यहाँ से यहाँ पर क्या गए तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी लॉजिक हैं ये सारे के सारे लॉजिक आपको लिख लेने हैं कॉपी में, क्योंकि यही एग्जाम में सीधे के सीधे हिट होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है जो मेंस में आता है, यहाँ से इधर वाला और यहाँ से इधर वाला, ये जो लॉजिक है ये आपको लिख लेना है, पता होना चाहिए ढंग से, क्योंकि ये भी एग्जाम में आएगा। मेंस में एक क्वेश्चन इसका आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी बचे टॉपिक हैं, जैसे ऑर्डर और रैंकिंग हो गया, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारे के सारे आपको प्री से पहले कंप्लीट कर लेने हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सारे के सारी चीजें आपको प्री से पहले कंप्लीट कर लेनी है। क्यों कर लेनी है, ताकि मेंस में आपको प्रेशर ही ना हो। देखो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी का भी कोर्स लें रीजनिंग का। अगर आप रीजनिंग का किसी का टीचर का कोर्स ले रहे हैं तो आप देखिए भाई आपका आईक्यू क्या है, क्योंकि रीजनिंग में आपको कोर्स तो लेना ही नहीं है किसी भी टीचर का, क्योंकि पैसे वेस्ट आपको नहीं करने। यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब पर देखेंगे ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएगी। तो रीजनिंग में किसी भी टीचर का कोई भी कोर्स आपको लेना ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जीके और जीएस की स्ट्रेटजी है
उसकी हम बात करते हैं। देखो, जीके ही सिलेक्शन बैरियर का काम करता है और जीके ही रैंक मेकर का काम करता है। जीके में आपके अगर 2-4 क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी अच्छी रैंक आएगी, 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप सिलेक्शन से ही बाहर हो जाएंगे। नॉर्थ से साउथ, अगर आप चाहते हैं कि साउथ है और आपको नॉर्थ आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीके में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना थोड़े से ही मार्क्स कम हुए तो आप सीधा आप नॉर्थ से साउथ पहुंच जाएंगे। और जीके में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। आपको जीके में छोटी छोटी गलतियां करनी ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बाकी चीजें तो ढंग से अटेम्प्ट करेंगे और जीके में तुक्के मार देते हैं, तो वो तुक्के हो जाते हैं गलत और फिर उसकी वजह से मार्क्स घट जाते हैं। तो जीके में आपको सिली मिस्टेक हैं उनको अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको मेंस में गलती से भी तुक्के नहीं मारने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब देखो, ये जो सीजीएल मेंस हुआ था 2024 वाला, इसमें लगभग बच्चे 300 से 310 के बीच, जो भी बच्चे हैं 300 से 310 के बीच, उनके मार्क्स कम स्टक क्यों हो गए 300 से 310 के बीच? उसका मेन रीजन ही जीके है। उन्होंने तुक्के ज्यादा मार दिए और वो क्या हो गए, तुक्के गलत हो गए, जिसके कारण उनका सिलेक्शन मुश्किल हो गया। तो आपको मेंस में जीके में पहली बात तो तुक्के नहीं मारने हैं, और जीके के कारण ही भाई, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको जीके को इस वाली बार पढ़ना पड़ेगा। जीके के बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला, अगर जो हो भी गया तो आप फिर साउथ में जाओगे, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ोगे, फिर जब जाके नॉर्थ में आओगे। तो जीके की स्ट्रेटजी पहले से ही आप बनाकर चलें अच्छी तरीके से, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो और मेंस आपका बड़ी आसानी से निकल जाए। इसके अलावा देखो भाई, मैं बता देता हूं कि जो भी बच्चे सीजीएल 2024 में रह गए हैं उनका मेन रीजन ही जीके है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो उनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन जीके में मार्क्स कितने हैं, 19 मार्क्स, 20 मार्क्स, 10-10 मार्क्स, 11 मार्क्स, यहाँ तक कि 25-26 इस तरीके के मार्क्स हैं। तो मेन रीजन यही है सिलेक्शन ना होने का, जीके। तो इस जीके पर कमांड कीजिए और जीके को देखिए कि क्या चीज होगा। देखिए, इस चैनल, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके के जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सब चीज की वीडियो मैं इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, यानी फ्री होगी वो सारी चीजें। देखो, अब इसका वेटेज देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के सीजीएल 2024 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा गया था, आर्टिकल्स वगैरह, एक्ट्स वगैरह, ठीक है। हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2, बायोलॉजी के 2, फिजिक्स का 1, और टोटल इस तरीके से 25 क्वेश्चन। तो ये जो वेटेज है वो जीके का वेटेज है। आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना, एक तो आपको स्टैटिक जीके अच्छी तरीके से कर लेना है। स्टैटिक जीके के अलावा आपकी पॉलिटी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, आपको सब चीज पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में रॉक वगैरह, तो ज्वालामुखी वगैरह, ये सारी चीजें आपको ढंग से पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम है, जीडीपी, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बायोलॉजी में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देखो, अब जीके की आखिरकार स्ट्रेटजी क्या हो। सबसे पहले देखो स्टैटिक जीके, ये स्टैटिक जीके। देखो, स्टैटिक जीके में डांस आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं। उसके अलावा जनगणना, ये भी आपको, देखो जनगणना की मैंने एक वीडियो बनाई है और सीजीएल 2024 तक आए हुए सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन उस वीडियो में हैं। तो आप चैनल पर जाइए तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से देखिए। और उससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है जनगणना का, इतना डीपली एनालिसिस मैंने उसमें करा दिया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कला से जुड़े जितने व्यक्ति हैं उनको देखना है, कला पुरस्कार हैं उनको देखना है, बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। संगीत, वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित कलाकार, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। स्पोर्ट्स प्लेयर और उन स्पोर्ट्स की जो टर्म है वो क्या क्या है वो भी आएगी। घराना से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। योजनाएं 100% आएंगी। हिंदू कैलेंडर पूछ लेगा कि बताओ दिवाली किस माह में पड़ती है, पूछ लेगा कि बताओ कि दशहरा किस माह में पड़ता है, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी जो क्वेश्चन है वो आते हैं। त्योहार, पर्व और पोशाक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मेले से क्वेश्चन आएगा, गीत से क्वेश्चन आएगा और टेम्पल से क्वेश्चन आएगा। तो देखो, आपको करना क्या है, कोई भी पीवाई की बुक लेकर आइए और उससे आपको पढ़ लेना है सारी की सारी चीजें पीवाई क्यू से क्वेश्चन वाइज। नहीं तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पर जाना है और उसके जो सेक्शनल मॉक हैं जीके वाले उनको लगाने हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये 100% आने वाला है और श्योर है कि इन सब में से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे
जनगणना से क्वेश्चन, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है एसएससी सीजीएल की जिसमें जनगणना का एक क्वेश्चन ना आया हो, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें डांस का एक क्वेश्चन ना आया हो। तो ये सारी की सारी चीजें तो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। और देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डांस है वो क्या करना है आपको, एक पेज से ज्यादा डांस नहीं, जनगणना जनगणना 2 पेज से ज्यादा आपकी जनगणना नहीं होनी चाहिए। कला से जुड़े व्यक्ति 1 पेज में आपको लिखने हैं। बुक्स एंड ऑथर्स ये तकरीबन 3-4 पेजेस में आपके होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ किस तरीके से रेडी करने हैं। संगीत वाद्य यंत्र 1 पेज में खत्म करो इसको, घराना 1 पेज से ज्यादा नहीं। तो योजनाएं तो काफी बड़ी है, ये तकरीबन 4 से 5 पेज लेंगी, तो उसमें आपको 4 से 5 पेज में इनको खत्म करना है, बहुत शॉर्ट में लिखना है, डेट भी लिखनी है इनकी क्योंकि डेट भी पूछे जा रहा है। ये मेले गीत टेम्पल जो भी चीजें हैं इनके आपको सारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और एग्जाम में जाने से पहले इनको रिवाइज करके जरूर जाना है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन तो सीधा का सीधा फंसेगा, डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको करना क्या है, देखो पॉलिटी में सबसे पहले तो आर्टिकल आपको ये टिप्स पर होने चाहिए, भाग, अनुसूचियां, एक्ट, रिट्स हैं जितने भी, संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, संशोधन अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको पॉलिटी में करके जानी है, और इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और इन ये चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। तो यहाँ से जरूर 2 क्वेश्चन पॉलिटी के आपकी हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन जो है वो आए हैं सीजीएल 2024 में। उसके अलावा बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में से देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले मिनरल्स, लगभग हर शिफ्ट में खनिज का एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये वाली खदान है कहाँ पर है, ये किस यहाँ पर जो है ये क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन सीजीएल की हर शिफ्ट में पूछा गया है। सोइल एंड एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी के बारे में पूछ लेगा, दोमट मिट्टी या दूसरी भी जलोढ़ मिट्टी कुछ भी पूछ लेगा आपसे। चट्टान से एक क्वेश्चन आया है सीजीएल 2024 में, एक क्वेश्चन अर्थक्वेक, इंटीरियर और ये प्लेट टेक्टोनिक्स, यहाँ से तो भाई क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, लगभग एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन भी आए हैं यहाँ से। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक लेयर, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, कुछ भी पूछ सकता है। विंड्स, इनसे भी क्वेश्चन आए हैं। साइक्लोन का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर साल। हिमालय से एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछ लेगा कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, सबके बारे में पूछेगा, और एक क्वेश्चन तो देखो आना है यहाँ से भी। रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मानसून से तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जलवायु, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आने ही वाले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब टॉपिक के आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो केवल 2 ही चीजें, एक तो मॉक आपका और दूसरा शॉर्ट नोट्स। तो ये सारी चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में क्या है, देखो एंशिएंट में आपको मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो आपको पढ़ के जानी है। जैसे हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ के जानी है, जो जितने राजवंश है, प्राचीन राजवंश, मौर्य वंश, ये दूसरे वंश, गुप्त वंश, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। संगम युग आपको पढ़ के जाना है। संगम युग क्वेश्चन है 100% यहाँ से जरूर आएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब मेरे जीके में जो मार्क्स हैं वो, जब मैंने एमटीएस 2022 का एग्जाम दिया था, मेरे 75 में से 56 मार्क्स आए थे। तो ये क्यों आए थे, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, सब चीज के रेडी हैं, और ये सारी चीजें टिप्स पर हैं, जब ये ऐसा हो रहा है। देखो संगम युग से एक क्वेश्चन आएगा। दक्षिण भारत के राजवंश से सीजीएल में हर साल एक क्वेश्चन आता है, 2025 में भी एक क्वेश्चन 100% है, मैं लिख के देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा मिडिवल में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आना ही आना है, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आएगा, मुगल काल से क्वेश्चन आएगा, मराठों से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भक्ति मूवमेंट से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनना ही बनना है। पूछ लेगा बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ये दूसरे किसी संस्थान के बारे में पूछ लेगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ब्रह्म समाज के बारे में बात पूछ लेगा, और कोई दूसरे संस्थान के बारे में बात पूछ लेगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा। उसके अलावा 1857 की क्रांति आपको ढंग से करके जानी है। वार्स और गवर्नर जनरल वायसराय हैं, ये भी आपको करके जाने, यानी युद्ध वगैरह और गवर्नर जनरल हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना तय है, यहाँ से आपको करके जाना है। कांग्रेस जितने भी अधिवेशन हुए हैं ये सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। गांधी युग को ढंग से करके जाना है,
क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है और मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां जितने भी हैं, यहाँ से ये वो टॉपिक है हॉट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन 100% तय है कि पूछा जाएगा। इसके अलावा अब देखो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, 5 ईयर प्लान, यहाँ से 100% मैं लिख कर देता हूँ। भाई कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताओ पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, कुछ भी पूछ लेगा, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, कुछ भी पूछ लेगा, पूछ लेके बताओ कौन सी योजना 4 साल में समाप्त हो गई, ये कुछ भी पूछ लेगा। तो 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आपका आना है। नेशनल इनकम एक क्वेश्चन 100% आएगा। जीडीपी से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है। राजकोषीय नीति क्वेश्चन जरूर आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से पूछ लेगा, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, कितनी तरह की बेरोजगारी है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। मनी सप्लाई यहाँ से एक क्वेश्चन आना है। मनी सप्लाई का मतलब ये M1 M2 आपने पढ़ा भी होगा, M3 M4 यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना है। बजट एंड टैक्सेशन एक क्वेश्चन जरूर आना है। बायोलॉजी से बात करें, बायोलॉजी की डिजीज का एक क्वेश्चन आएगा। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम ये तो तय ही है, इनके बिना तो पेपर ही अधूरा है। पौधों में प्रजनन यहाँ से भी आएगा एक क्वेश्चन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। एंजाइम और हार्मोन से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, खोजे से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए मुझे पता है कि वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा फिजिक्स बात करते हैं। फिजिक्स में तो खोजे एक क्वेश्चन आना है, लॉज से एक क्वेश्चन आना है, फिजिक्स के फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आना है, इकाई और मात्रक। देखो फिजिक्स के कोई सा भी नियम है, गति के पहले दूसरा तीसरा नियम कुछ ही पूछ लेगा, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। और ये सारी चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड जो चीजें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से आएगी ही आएगी। केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल 100% आनी है, खोजे केमिस्ट्री की आनी है। गैस के लॉज केमिस्ट्री में ये दूसरे लॉज हैं वो आने हैं। केमिकल फॉर्मूलाज पूछ लेगा, बताओ कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये कुछ भी पूछ लेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट की ऐसी जो चीजें हैं ना वो आपको पूछेगा ही पूछेगा। ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये वो टॉपिक हैं हॉट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं, तो इसके बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। देखो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर डेली आपको बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। जो डेली एक वीडियो देख रहे हैं उसका सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो आपको करंट अफेयर डेली नहीं देखनी, हफ्ते में भी नहीं देखनी। आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले केवल, जैसे मान लो एग्जाम से पहले 30 दिन या तकरीबन 20 दिन पहले आपको टॉप 500 क्वेश्चन ये मैं ही अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको केवल इनको करना है, करंट अफेयर पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है एसएससी का करंट अफेयर कैसा होता है। अगर जो मान लो अब 2025 में पूछेगा तो एसएससी अब भी 2020-21 का करंट अफेयर पूछेगा या 2022-23 का करंट अफेयर पूछेगा। तो एसएससी बहुत पुराना करंट अफेयर पूछता है। तो आपको केवल टॉप 500 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम से पहले। तो फिलहाल वीडियो यहीं खत्म होती है। देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने बिगिनर हैं उनको तो 100% यहाँ से हेल्प मिलनी तय है, उनका तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ से बच जाएगा। और जो ऐसे बच्चे हैं कि मतलब 3-4 अटैम्प्ट भी दिया फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनको भी यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई।